अभी तक हमने दोस्तों वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। इसी तरह से पहले हम ऋग्वेद पीरियड में देखेंगे और उसके बाद में उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस क्या आए हैं, वो जो लेटर वैदिक में आए हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए, सामाजिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में क्या था। तो सबसे पहले देखना होगा जो किनशिप वाज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक संरचना थी वह किनशिप पर आधारित थी, माने एक दूसरे के रिलेशन पर आधारित थी। और अक्सर जो लोगों की जो लॉयल्टी थी, जो भक्ति थी, वो अपने ट्राइब के साथ थी। जैसे आज की तारीख में भी अगर आप झाबुआ, अलीराजपुर या आप बस्तर के दूर प्रदेश में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वहाँ पर जो लॉयल्टी होता है, जो ट्राइबल का, आदिवासियों का, वो अपने ट्राइब से ज़्यादा रहता है। इसी कारण से जब वहाँ पर कोई चोरी डकैती की घटना होती है, और इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, तो पुलिस के लिए बहुत कठिन काम है कि उसके बारे में, या जो बदमाश है जिसने कि ये घटना किया है, उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ट्राइबल सॉलिडारिटी इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि वो बाहरी लोगों का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो यही व्यवस्था उस समय में ऋग्वैदिक पीरियड में था, जहाँ पर कि लोगों की लॉयल्टी सबसे ज़्यादा अपने ट्राइब के प्रति था, और जिसको उस जमाने में जन बोलते थे, जन। दूसरा जो टर्म जो अक्सर ऋग्वेद में उपयोग हुआ है उसको विश बोलते हैं, विश, VIS, विश। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो विश था वो अनेक गांवों में विभाजित था, ग्राम में विभाजित था। और जब ग्राम एक दूसरे से, माने आज की तारीख में विलेज बोलते हैं, तो अगर एक दूसरे से युद्ध करते थे, लड़ाई लड़ते थे, तो उसको बोलते थे संग्राम। और ये ऋग्वेद में इस वर्ड का इस्तेमाल अक्सर हुआ है, और जो ये वर्ड संग्राम आज तक भी चला रहा है, क्योंकि हम जब युद्ध की बात करते हैं तो उसका एक दूसरा वर्ड संग्राम भी होता है। संग्राम माने महायुद्ध। और इसके बाद में जो ऋग्वैदिक पीरियड में हम सबसे ज्यादा देखते हैं वह है कि उस पीरियड में ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट होता था। तो माने संयुक्त परिवार, और सब बड़े बड़े कुनबे एक ही छत के नीचे में रहते थे। तो क्योंकि उस समय में असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा होती थी, तो इसलिए हो सकता है कि वो ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में रहते हों। और क्योंकि जो वर्ड कुल है, जिसका मतलब होता है सेपरेट हाउस होल्ड, ये वर्ड बहुत कम मिलता है ऋग्वैदिक पीरियड में। इसका मतलब है कि लोग पति पत्नी और बच्चे का जो कंसेप्ट आज की तारीख में जो है, और न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट, वो उस जमाने में नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि ऋग्वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं, प्रतिसत्तात्मक सोसाइटी था, जहां पर कि पुरुषों की प्रधानता थी। हालांकि वो प्रधानता उतनी नहीं थी जो बाद में लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप हुआ, लेकिन फिर भी उस जमाने में भी प्रतिसत्तात्मक सत्ता का ही ज्यादा महत्व था। और जब किसी व्यक्ति को पुत्र पैदा होता था तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा जश्न मनाते थे। और जब पुत्र पैदा नहीं होता था तो उसके लिए वो यज्ञ करते थे, और वो अपने गॉड को, अपने ईश्वर को आराधना करके ये कहते थे कि आप हमें पुत्र दीजिए। तो इस तरह से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का भी सहारा लिया जाता था। और जब पुत्र की पैदाइश हो जाती थी तो उसके लिए ही वो जश्न मनाते थे, क्योंकि जो समाज था वो प्रतिसत्तात्मक समाज था। इस पीरियड में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर थी। पुरुष और महिला में ज्यादा भेद नहीं था, क्योंकि उनको भी उसी प्रकार से एजुकेशन में शिक्षा दिए जाते थे जिस तरह से पुरुषों को दिए जाते थे। तो उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार, महिलाओं का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था जैसे पुरुषों को होता था।
तो दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और ऋग्वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो मैरिज का जो विवाह की जो व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशन, द मैरिज इंस्टीट्यूशन, वो एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन जो कुछ प्रिमिटिव जो रेमिनेंट्स थे पहले जमाने की जो कुछ व्यवस्था थी, जैसे पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह, जिसमें एक महिला अनेक पुरुषों से शादी करती है, जिसको पॉलीएंड्री बोलते हैं, या पॉलीगैमी, जिसमें कि एक पुरुष अनेक महिलाओं से शादी करता है, उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। तो ये सभी विवाह के प्रकार उस पीरियड में प्रचलित थे। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर्ण शब्द का इस्तेमाल ऋग्वैदिक पीरियड में हुआ है, और इसका मतलब होता है कलर, कॉम्प्लेक्शन, रंग। तो जैसा कि ज्ञात होता है कि आर्यन जो हिंदुस्तान में आए तो उनका जो कलर था वो फेयर कॉम्प्लेक्शन था, और जिन लोगों को उन्होंने जीता, जिन लोगों को उन्होंने हराया, खास करके द्रविडियन को, तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो डार्क कॉम्प्लेक्शन था, और उसको वो दस्यु या दास बोलते हैं। तो इस पीरियड में जो उन्होंने हराया उसको वो गुलाम बना देते थे, लेकिन खास करके दास शब्द, अधिकांशतः दास शब्द जो है और दस्यु शब्द का इस्तेमाल ऋग्वैदिक पीरियड में हुआ है। दास के प्रति तो उनका रवैया सॉफ्ट रहा है, लेकिन दस्यु के प्रति उनका रवैया बहुत ही सख्त रहा है। तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि समाज ऑक्यूपेशन के आधार पर 3 भाग में विभाजित हो गया था। पहला पृष्ठ, दूसरा वॉरियर, और तीसरा जनरल आम जनता। शूद्र का जहां तक उद्भव का सवाल है, तो इस पीरियड में शुरू होने लगा था, क्योंकि सबसे ऋग्वेद के सबसे अंतिम काल में ये वर्ड का इस्तेमाल होना पाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज अभी पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ था, और जो ऑक्यूपेशन के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर जो समाज का जो वर्गीकरण जो बाद में हुआ, वो अभी ऋग्वेद के पीरियड में उसका पूर्णतया क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था। सोसाइटी वाज नॉट टोटली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो अब हम चलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में बताया, तो लेटर वैदिक पीरियड में यह हुआ कि समाज 4 भाग में विभाजित हो गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण जो है, इनका स्थान समाज में सबसे ऊंचा था। ये धर्म कर्म के काम करते थे और साथ साथ शासन सूत्र संभालने में राजा की सहायता करते थे, यज्ञ करते थे। तो इनका समाज में ऊंचा स्थान उस समय में लेटर वैदिक पीरियड में हो गया था। और इसके बाद में जो क्षत्रिय, जो वॉरियर क्लास थे, इनका काम था समाज को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित करना। तो और इसी में से राजा भी आते थे। और तीसरा था वैश्य समाज। वैश्य समाज का काम था एग्रीकल्चर करना, मतलब खेती करना, व्यवसाय करना, ट्रेड करना, व्यापार करना, ये सारे चीज का काम वैश्य समाज के लोगों के द्वारा किया जाता था। और चौथा जो था वो शूद्र, मतलब इन तीनों वर्गों के लोगों को सेवा करना इनका काम था। अगर खेती हो रहा है तो मजदूरी करना इनका काम था। तो समाज में सबसे निचले स्तर पर शूद्र को रखा गया था। लेकिन ये तीनों में, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों में एक समानता थी कि ये द्विज थे। द्विज मतलब कि इन तीनों का उपनयन संस्कार, माने यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। लेकिन शूद्र को यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार में दोस्तों क्या होता है? जनेऊ पहनते हैं। तो जनेऊ धारण करने का काम
ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा किया जाता था और शूद्र को इससे वंचित किया गया था। और बाद में इसी कारण से धीरे धीरे शूद्र और इन तीनों वर्गों के बीच में एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की रेखा हिंदुस्तान में खिंचती गई और अंत में ये स्थिति आ गया कि उनकी हालत दयनीय हो गई, जिसके कारण से भारत सरकार को आज़ादी होने के बाद में उनको रिजर्वेशन देना पड़ा ताकि वो समाज में सम्मान से जी सके। इस पीरियड में जो विवाह की जो सिस्टम था वो भी पूरी तरह से विकसित हो गया था और हमें लेटर वैदिक पीरियड के ग्रंथों से पता चलता है कि विवाह 8 प्रकार के होते थे। ब्रह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापति। तो ये 4 प्रकार के जो विवाह थे वो मान्य विवाह थे, लेकिन जो गंधर्व, जिसको कि लव मैरिज कहते हैं, असुर जो खरीद बिक्री करके लड़कियों को खरीद करके शादी होता था, और पैशाच जिसको लड़कियों को नशापत्ती खिला करके उसको अपहरण कर लेते थे और या सिड्यूस कर लेते थे, या राक्षस जो जिस लड़की को अपहरण करके ले जा करके उसको जबरदस्ती शादी कराया जाता था। तो गंधर्व, असुर, पैशाच और राक्षस के जो मैरिज के जो प्रकार थे उसको समाज में मान्यता नहीं थी, लेकिन इन 4 प्रकार की शादियां तब पर भी होती थी। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वैधानिक शादी थी उस जमाने में, सोशली सैंक्शन्ड शादी थी, वो थी प्रजापत शादी, जिसमें कि किसी प्रकार के ब्राइड प्राइस या डॉरी का कोई विधान नहीं था और एक बर्ड और एक बर्ड के पुरुष लड़का और लड़की की शादी इस प्रकार के विवाह में, मतलब प्रजापति प्रकार के विवाह में उनकी शादी होती थी। दोस्तों, अभी तक हमने ऋग्वैदिक पीरियड में क्या सामाजिक व्यवस्था थी इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको बताया। अब हम डिटेल में आपको बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC का पीरियड है, ईसा के पूर्व का पीरियड है, उसमें समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण एक किताब, ब्राह्मण जो पुस्तक है, जो लेटर वैदिक पीरियड के जो 3 वेद हैं उनकी संहिता, उनकी व्याख्या की गई है इसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। तो इसके आधार पर यह बताया गया है कि राजा की स्थिति, मतलब किंग की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गया था और राजा ने अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। ब्राह्मण की स्थिति राजा की तुलना में बताया गया कि राजा की तुलना में ब्राह्मण की स्थिति जीविकोपार्जन के साधन को राजा से प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, सीकर ऑफ लाइवलीहुड है, जो दान दक्षिणा मिलता है उसको प्राप्त करने वाला है। लेकिन अगर राजा चाहे तो ब्राह्मण को अपने इच्छा से किसी भी समय किसी वक्त उसको हटा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर पुरोहित, जो कि ब्राह्मण था, एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था उत्तर वैदिक काल में, अगर राजा चाहे तो पुरोहित जैसे पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सकता था। वैश्य के लिए ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि वो टैक्स देने वाला कम्युनिटी है और जिसको कि पीटा जा सकता है और उसको परेशान किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात शूद्र के लिए लिखा गया है कि शूद्र की स्थिति दूसरों की सेवा, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने के लिए है, सर्विस टू द अदर सोशल ग्रुप।
इसके बाद में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है रथाकार, हालांकि ये वैश्य ये शुद्ध कम्युनिटी में आते हैं जिसको कि चेरियोटियर बोलते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि जब युद्ध होता था तो उस जमाने में रथ का ज्यादा उपयोग होता था, और जो चेरियोटियर होता था वो हालांकि शुद्ध ग्रुप से आता था, लेकिन फिर भी समाज में उसकी ज्यादा पोजीशन था क्योंकि वो युद्ध में भाग लेता था, और उसका भी यज्ञोपवीत संस्कार वैसे ही होता था जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का होता था। इस पीरियड में पितृसत्तात्मक व्यवस्था और मजबूत हो गया और पिता की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। पिता अगर चाहे तो अपने पुत्र को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है, बेदखल कर सकता था। तो इस तरह से धीरे धीरे एक पितृसत्तात्मक ताकत समाज में बढ़ने लगा, और इसका परिणाम क्या हुआ कि महिलाओं की दुर्दशा या उनकी स्थिति धीरे धीरे कम होती गई। उन्हें पुरुषों से इंफीरियर माना जाने लगा, उन्हें पुरुषों के सबऑर्डिनेट उनके अधीन रखा गया। तो इस तरह से जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो महिलाओं की स्थिति बराबर की थी वो धीरे धीरे कम होती गई। इसके बाद में उस पीरियड में जो सामाजिक बुराई है, पॉलीगेमी, जो बहु पत्नी विवाह, वो भी प्रचलन चालू हो गया। चाइल्ड मैरिज भी, मतलब जो बच्चों की सब बाल विवाह है वो भी चालू हो गया। लेकिन इसका एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा, इस पीरियड में नगर का उदय हो गया। ये नगर का उदय क्यों हुआ इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे जब हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको हम बताएंगे कि कैसे टाउन का, उत्तर भारत में टाउन का कैसे, नगर का कैसे उदय हुआ और कैसे 16 जनपद का विकास हुआ। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके बाद में जैसा कि मैंने कहा कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। हालांकि कुछ महिलाएं उस जमाने में भी जो राजा से या राज दरबार से संबंधित थे या उच्च या अभिजात वर्ग की महिलाएं थी, वो डिस्कशन में, डिस्कोर्सेज में भाग लिया करती थी। वैदिक ऋचाएं भी उन्होंने लिखा है इस पीरियड में। लेकिन जो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी हालत दिन ब दिन गिरती गई। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बदलाव है उसके बारे में हमने रेखांकित किया। अब आते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में विवाह के बारे में कुछ आपको विस्तृत में हम जानकारी देना चाहते हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ बताया है लेकिन उसका डिटेल व्याख्या करना जरूरी है। तो लेटर वैदिक पीरियड में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिसमें कि ब्रह्म विवाह सबसे पहला था, जिसमें कि सेम वर्ण के लोग, समान वर्ण के लोग, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण लड़की के साथ में शादी होता है और वैदिक रिचुअल के आधार पर, वैदिक रीति रिवाज के साथ में शादी होता है, तो उसको वैदिक ब्रह्म विवाह कहते थे। यह विवाह सबसे महत्वपूर्ण विवाह माना जाता था। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी की जो विवाह थी वो देव विवाह बोलते थे। देव विवाह में क्या होता था कि जो पिता अपने पुत्री को उस व्यक्ति को दान में दे देता था जो व्यक्ति उसके यज्ञ को संपन्न कराते थे। उस जमाने में यज्ञ की बहुत ज्यादा प्रचलन था और जो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते थे उनको दान में अपने बेटी को उनके दक्षिणा में, उनको दक्षिणा के एवज में अपने बेटी को जो दान में दे दिया जाता था और उसे जो शादी कर दी जाती थी उसको देव विवाह बोलते थे। तीसरा है आर्ट्स विवाह। आर्ट्स विवाह में जो शादी होती थी उसमें लड़के को, ग्रूम को, ब्राइड ग्रूम को ब्राइड प्राइस के रूप में ब्राइड को, मतलब लड़की को कौ माने गाय या बुल माने सांड, ये दिया जाता था। आज भी दोस्तों आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज में, खास करके झाबुआ राजपुर में जब शादी होती है आदिवासियों में तो ब्राइड प्राइस दिया जाता है।
दिया जाता है, मैंने लड़का के द्वारा, मैंने ग्रूम के द्वारा लड़की को, मैंने ब्राइड को दिया जाता है। उसके जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिना ब्राइड प्राइस के शादी नहीं होती थी। तो इसी तरह से आर्ट्स विवाह में लेटर वैदिक पीरियड में ब्राइड प्राइस देकर के जो शादी की जाती थी उसको आर्ट्स विवाह कहते हैं। लेकिन ये शादी एक ही वर्ण में अगर हो रहा है तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर ब्राह्मण समुदाय के लोगों की शादी ब्राह्मण समुदाय की लड़की के इससे ही हो रही है, लेकिन यदि उसमें ब्राइड प्राइस दिया जा रहा है तो उसको आर्ट्स विवाह कहते हैं। उस जमाने में दोस्तों जो प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था वो गाय था। हर जमाने में प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बदलता रहता है। जैसे कि आज के जमाने में आदिवासी क्षेत्र में प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है चांदी। बाद के वर्षों में अभी हमारे समाज में बहुत दिनों तक जिसके पास काफी लैंड होता था वो बहुत ज्यादा धनी माना जाता था। वर्तमान समय में जब बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है तो ये देखा जाता है कि शहर में किसके पास का मकान है और उसको वो लोग वेल्दी मानते हैं। और इसके बाद अभी का जो हालत है उसमें किसके पास में कितने शेयर हैं, डिवेंचर है, म्यूचुअल फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, तो ये अगर जिसके पास में ज्यादा है तो उसको वेल्दी मानते हैं। तो हर समय में हर परिस्थिति में प्रॉपर्टी का कंसेप्ट विश्व में बदलता रहा है। तो इस तरह से उस जमाने में जो प्रॉपर्टी कंसेप्ट था वो था कि किसके पास में कितना गाय है। अगर जिस व्यक्ति के पास ज्यादा गाय होता था तो उसको ज्यादा धनी मानी व्यक्ति माना जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्राइड प्राइस में जो कौ या बुल का जो उल्लेख किया गया है वो इसी पर्पस से किया गया है, क्योंकि इट वाज द मोस्ट प्रीशियस प्रॉपर्टी एट दैट टाइम। नाउ वी स्विच ओवर टू प्रजापति। प्रजापति मैरिज जो है उसमें किसी प्रकार का डॉरी माने दहेज या ब्राइड प्राइस नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर एक ही वर्ण में शादी हो रही है, मतलब ब्राह्मण की ब्राह्मण में शादी हो रही है, तो उसको प्रजापति मैरिज कहते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 मैरिज थे लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे कि ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत। ये 4 प्रकार के जो विवाह थे वो सर्वमान्य विवाह थे। इसको लीगली टिनेबल विवाह मानते थे, जो वेद के प्रिंसिपल पर आधारित विवाह थे। तो जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि वैदिक काल में कौन कौन से विवाह सर्वमान्य विवाह या कानूनी तौर पर ग्राह्य विवाह थे, तो आपको उत्तर देना है 4 प्रकार के विवाह, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति। लेकिन इसके बाद 4 विवाह और थे। तो कौन कौन थे? गंधर्व विवाह। इसमें लड़का लड़की के कंसेंट के आधार पर शादी होता था, लव, जिसको आज की तारीख में लव मैरिज कर सकते हैं। उस जमाने में भी लव मैरिज होता था और उसका एक अलग पृथक जो रूप था वो था स्वयंवर। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज चौहान और जो संयुक्ता की शादी, जो जयचंद की बहन थी, उसकी शादी स्वयंवर से ही हुआ था और पृथ्वीराज चौहान उसको लेके भाग गया था। तो हाल में, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 700-800 वर्ष पहले की बात है, और उसमें स्वयंवर के द्वारा शादी रचाई गई थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया गया था, वो उसको लेकर के भाग गए थे। लेकिन महाभारत काल में द्रौपदी का भी शादी जो है वो स्वयंवर के आधार पर हुआ था और अर्जुन ने उसमें परीक्षा उत्तीर्ण किया, सबको मालूम है, और तब उनकी शादी द्रौपदी से हुई थी। तो हिंदुस्तान में स्वयंवर की जो अवधारणा है वो काफी पुरानी है और वो लेटर वैदिक पीरियड से ही प्रचलन में है। दोस्तों, असुर शादी में लड़की को परचेज किया जाता है, माने उनकी खरीदारी की जाती है। तो जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है कि असुर शादी की को सामाजिक मान्यता नहीं था और वो खरीद फरोख्त के आधार पर शादी तय होती थी।
और सातवां है पैशाच। पैशाच में लड़की को सिड्यूस करके जब या उसको दारू पिला करके या कोई नशापत्ती खिला करके या जब वो नींद में हो, स्लिप में हो, अनकॉन्शियस अवस्था में हो, तो उससे जब जबरदस्ती शादी करने का प्रयास या शादी किया जाता है तो उसको पैशाच विवाह कहते हैं। और ये भी सामाजिक रूप से मान्य विवाह नहीं था। और सबसे लास्ट में है राक्षस शादी। इसमें लड़की का अपहरण कर लिया जाता था, जिसको कि आज की तारीख में किडनैपिंग बोल रहे हैं। अपहरण या व्यभिचार करके लड़की से जबरदस्ती शादी की जाती है तो उसको राक्षस शादी कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 8 प्रकार के जो हमने शादी के प्रकार बताए उसमें से जो 4 है लास्ट की, गंधर्व, असुर, पैशाच और राक्षस, ये सामाजिक रूप से मान्य शादी नहीं है, लेकिन फिर भी उस जमाने में 8 प्रकार की शादियां प्रचलित थी। अब जो शादी के भी विभिन्न रूप थे, तो जैसे कि एक रूप ये था अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में किसी पुरुष की शादी ऐसे लड़की से होती है जो पुरुष के वर्ण से नीचे के वर्ण में शादी हो रही है। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए ब्राह्मण लड़का है और उसकी शादी जो है क्षत्रिय लड़की से होती है, तो ऐसी शादी को अनुलोम विवाह कहते थे। और समाज में ये काफी प्रचलन में भी उस जमाने में था। जैसे क्षत्रिय लड़का है और वैश्य लड़की है तो शादी होती थी, जिसको कि अनुलोम विवाह कहते हैं, और ये शादी प्रचलन में था। लेकिन जो एक और प्रकार की शादी है प्रतिलोम विवाह, जिसमें कि गर्ल महिला तो जो है ऊंचे वर्ण की है और जो पुरुष है, मतलब जो ब्राइड ग्रूम है, वो निचले वर्ण की है का है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़की क्षत्रिय है और उसकी शादी जो है वो वैश्य लड़का से होता है, तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। इस प्रकार की शादी की मान्यता उस जमाने में भी नहीं थी, और इससे जो बच्चे पैदा होते थे यूनियन से, इसको वर्ण संकर बोलते थे। तो सामाजिक रूप से ये प्रचलन में ज्यादा नहीं था और इसको लोग हेय दृष्टि से देखते थे। इसके बाद में इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, गोत्र पद्धति विकसित हुआ। गोत्र का मतलब हुआ कि अगर डिसेंट एक ही है तो समान डिसेंट में जो एक वंश के जो लोग हैं उनकी शादी उसी वंश के व्यक्ति से नहीं होगा। तो हमारे समाज में इसको टैबू माना जाता है और इसको मान्यता नहीं दी जाती है। इस्लाम में आपने देखा होगा, मुस्लिमों में केवल उनमें दूध का केवल वर्जना होता है और बाकी सबका सबसे शादी होता है। लेकिन हमारे समाज में, हिंदू समाज में, अगर 100 गोत्रीय है तो उसमें शादी मान्य अभी भी नहीं, और लोग उससे परहेज करते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये देखा गया है कि 100 गोत्रीय शादी होने पर बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसको रोकने के लिए लेटर वैदिक पीरियड में भी गोत्र प्रणाली विकसित हुआ, जिसमें कि एक ही गोत्र के लोग, यदि एक ही गोत्र में लड़का लड़की की शादी नहीं हो सकती है और इसको टैबू माना जाता है और समाज उसको बहिष्कृत करता है। एक और डेवलपमेंट हुआ आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम क्या है कि मनुष्य के जीवन को 4 भाग में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गार्हस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो मान लीजिए किसी मनुष्य की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए, 25 वर्ष गृहस्थ जीवन के लिए, 25 वर्ष वानप्रस्थ के लिए और 25 वर्ष संन्यास के लिए। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में उनके कार्य भी निर्धारित किए गए कि आपका काम है, जो ब्रह्मचारी हैं उनका काम है पठन पाठन करना, ज्ञानार्जन करना। उसके बाद में जो गार्हस्थ आश्रम आता है उसमें विवाह करना, धनोपार्जन करने का काम करना, परिवार को चलाना, सुख समृद्धि हासिल करना, तो ये उनका काम है। और तीसरा वानप्रस्थ, यह है सेमी संन्यास की स्थिति, अर्ध संन्यास की अवस्था। तो ऐसे में धीरे धीरे वो अपने अधिकार को छोड़ते जाते हैं।
और उनके लड़के बच्चे उनके स्थान पर धीरे धीरे तैयार होते रहते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं और जीविकोपार्जन के लिए और एक शिक्षक और मार्गदर्शक की तरह अपने परिवार के जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो या पोते हैं, नाती नाती हैं, या रिश्तेदार हैं, क्लोज रिश्तेदार, उनको वो ट्रेन करके उस हैसियत में लाना चाहते हैं कि ताकि वो पढ़ लिख करके अपना स्वतः का जीविकोपार्जन कर सके। तो इसको सेमी संन्यास हो सकता है, अर्ध संन्यासिक अवस्था। और चौथा था संन्यास। लेकिन दोस्तों इस पीरियड में जो ये संन्यास की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया था। ये डेवलप हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, जिसके बारे में हम बाद में व्याख्या करेंगे। तो इसके बाद में एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं कि इस पीरियड में जो एजुकेशन है, माने शिक्षा, वो कुछ ही खास लोगों तक सीमित होकर के रह गया। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन वैश्य और शूद्र को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। महिलाओं को वेद पढ़ने से मनाही कर दी गई और उनके लिए किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पीरियड में जो प्रिविलेज क्लास की जो महिलाएं होती थी वो शिक्षित होती थी और उन्होंने बहुत सारे वैदिक ऋचाओं का भी रचना किया हुआ है। लेकिन जो कॉमन क्लास की और लोअर क्लास की जो महिलाएं थी, जो सर्वहारा क्लास की जो महिलाएं थी, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे पूर्णतया बंद हो चुके थे। अब लास्ट में इस पीरियड को आते आते हमने देखा कि वैदिक ऋचाओं से अध्ययन से पता चलता है कि इस पीरियड में जो गाय का जो मांस खाना पूरी तरह से टैबू हो गया था, वर्जित हो गया था। लेकिन सुरापान और सोमपान ये खाने पीने में बहुत ज्यादा प्रचलन में था और संभ्रांत लोग इसका रसास्वादन करते थे। इस पीरियड में भी अभी तक गेहूं का पैदावार नहीं किया जा सका था। अधिकांशतः लोग बार्ले में जौ और घी और दूध इसका इस्तेमाल करते थे खाने पीने में। तो कुल मिलाकर के हमने ऋग्वेदिक और वैदिक पीरियड में सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपको बताया। ऋग्वेदिक पीरियड में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड में सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में हमने कंपैरेटिवली इसका अध्ययन करके आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। अगर आप इस लेक्चर को पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि जो हमने आज लेक्चर आपके सामने में दिया है वो अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सके। दोस्तों एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के पीरियड में हम लोग रह रहे हैं, इसमें किसी प्रकार को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अनेक प्रकार के वीडियो डाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 4 प्रकार की जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो अपनाएं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे मास्क पहनना। तीसरा है कि आप एक कम से कम 15 मिनट जो है एक्सरसाइज करें, या नहीं तो कम से कम 30-35 मिनट वॉक करें, लंबी वॉक करें, विदाउट रुके वॉक करें। तो और अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक भोजन इस प्रकार का होना चाहिए जो कि सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन से भरपूर हो। मतलब उसमें विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब पोटासियम भी हो, आयरन भी हो। तो इस प्रकार से जो है आपका भोजन होना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूती से बना रहे। अगर इस 4 प्रकार का आपने प्रिकॉशनरी मेजर अपनाया तो निश्चित रूप से कोई घबराने की जरूरत नहीं है और हम स्वस्थ, निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कल जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम वैदिक पीरियड के दौरान आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।